जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो आपका रिसर्च का पेपर 1 है उसका चैप्टर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके साथ ही ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका रहने वाला है क्लास 4। इसके पहले 3 क्लासेस में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कर लिया था कवर, और इसमें हम समझेंगे और इसमें मे भी हमारा ये ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है हम लोग कुछ PYQ को करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपके चैप्टर 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेज़रमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है, तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, और या फिर तीनों एक जैसे ही हैं तो हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ डू like the video and also subscribe the channel। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेज़रमेंट मतलब किसी चीज़ का आप मापन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो अगर आप कोई भी टेबल मान लीजिए आप बनाते हैं तो आप इसका आराम से मेज़रमेंट कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई टेबल है तो मान लेते हैं कि ये टेबल कैसी होगी आपकी। ये टेबल आप जो है इसका लेंथ माप सकते हैं, ब्रेथ माप सकते हैं, और इसको मेज़र करके आप एक आउटकम जो कि नंबर के फॉर्म में होगी, न्यूमरल के फॉर्म में होगी, इसको आप दे सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी मेज़रमेंट होता है जिसमें कि आपका सिर्फ काम क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक, मेज़रमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। वाई इट इज़ क्वांटिटेटिव? क्योंकि इसमें नंबर्स प्रोवाइड होते हैं ऑफ वंस परफॉर्मेंस, किसी भी के भी परफॉर्मेंस का एक डिस्क्रिप्शन, और वो डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव होता है। जैसे एक बच्चे ने 92 स्कोर किया मैथ में, इतना इसमें किया, तो हमें पता लग रहा है ना कि एक नंबर दिया जा रहा है। अगर उसमें ये कहे कि मैथ्स में अच्छा किया, साइंस में थोड़ा सा ख़राब किया मैथ से, और हिंदी में सबसे अच्छा किया, तो हमें कैसे पता लगे कि वो, तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि नहीं उसका लेवल हिंदी में सबसे अच्छा है, किंतु कितना अच्छा किया वो हमें उस डेटा के थ्रू नहीं पता लगेगा। बट यहाँ पर जब हमें नंबर न्यूमरल दे देता है तो वहाँ पर क्लियरली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं जहाँ पर भी ये चीज़ आएंगी। सो मेज़रमेंट क्या है आपका, कि सिंपल है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, किसी की परफॉर्मेंस को बताना, डिस्क्राइब करना, वो भी क्वान्टिटेटिवली। ओके, तो यहाँ पे बना हुआ है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन लीड्स टू मेज़रमेंट। असेसमेंट दूसरा स्टेप होता है, सबसे छोटा जो माइनर पार्ट आप समझिए वो आपका होता है असेसमेंट, मेज़रमेंट के ठीक थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आता है असेसमेंट। असेसमेंट सेकेंड स्टेप होता है किसी भी बच्चे के जो परफॉर्मेंस है उसको मापने का। यहाँ पर जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्शन दैट ए स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। It makes students' performance more meaningful unless we interpret, analyze, rank, order and compare one's individual score with the average score of the group. We cannot find one's relative position in a group. तो यहाँ पे जो चीज़ कह रहा है कि हमने पहले बच्चे के चीज़ों को लिया, मतलब उसके मार्क्स को लिया, सो दैट कम्स अंडर मेज़रमेंट। अब हम कह रहे हैं कि हम उसके एक रिलेटिव पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके जो मार्क्स हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे रैंक ऑर्डर की, क्लास के अन्य बच्चों की तुलना में वो कहाँ है, उस इंडिविजुअल का स्कोर जो है क्लास के या ग्रुप के एवरेज स्कोर के साथ कंपेयर करेंगे कि उसका तो हिंदी में सबसे अच्छा है लेकिन क्लास में बच्चों का हिंदी में क्या है, ठीक, और एवरेज बच्चों का क्या मार्क्स आ रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग है। सो ये उनका क्या होगा, असेसमेंट होगा जब आप दूसरों के साथ देख रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे दैट विल लीड टू असेसमेंट। ठीक, अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है तो मेज़रमेंट होता है जिसमें एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पर जब आप 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला करके कंपेयर करेंगे तो वो असेसमेंट होगा। ठीक, अब इसके बाद जब आप एक जजमेंट देते हैं, हमेशा याद रखिएगा जजमेंट, जब आप जजमेंट देते हैं कि नहीं बच्चे ने अच्छा इम्प्रूव किया है, बच्चे ने नहीं इम्प्रूव किया है और अच्छा कर सकता था, जब ये सारी चीज़ें, मतलब जब आप अपने जो आपने चीज़ों को लिया, मेज़र किया या असेस किया, उसके आधार पे जब आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, उस असेसमेंट को, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, मतलब कि जो अभी आपने असेसमेंट किया, जो आपने कंपैरिजन किया, जब आप उसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, वैल्यू जजमेंट देते हैं, तो दैट लीड्स टू द इवैल्यूएशन। ठीक, इवैल्यूएशन में देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, एक
कि आपका जो असेसमेंट होता है जब आपने कंपेयर किया और दूसरा आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पता लगा कि नहीं बच्चे का क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स हैं या उसका कुछ बच्चों से आगे है, लेकिन फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में जब हमने देखा था तो बच्चे का क्लास जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी, तब वो टॉप 30 में नहीं आता था, लेकिन अब हो सकता है कि बच्चा टॉप 30 में आ रहा है। सो इसका क्या मतलब है कि आपने वैल्यू प्रोवाइड की कि उसकी लर्निंग थोड़ी सी बेहतर हुई है। सो ये इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन का मतलब सीधा सा होता है कि जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है, इवैल्यूएशन इज़ द एक्सटेंट टू विच एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द इंडिविजुअल, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो ऑब्जेक्टिव कहाँ तक फुलफ़िल हो रहे हैं, किस लेवल तक फुलफ़िल हो रहे हैं। ये जो डिसीजन आप बताएंगे कि इतने लेवल तक हुआ, हमने सोचा था इतना कि बच्चा इतना अच्छा करेगा, इतना तक हुआ, दैट इज़ इवैल्यूएशन। क्लियर हुआ? तो इसमें डोंट गेट कंफ्यूज कि नहीं असेसमेंट क्या है, मेज़रमेंट क्या है। मेज़रमेंट सबसे छोटा है, असेसमेंट उसके ऊपर आता है और इवैल्यूएशन उसके बाद है। आई ऑल्सो शो यू वन डायग्राम सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम, यू विल क्लियरली सी। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा। दिस इज़ वेन डायग्राम के फॉर्म में बनाया है और बहुत ही ईजी है। सबसे पहला आपका मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट जो कि सबसे लोअर ऑर्डर का होता है कि आपने सिर्फ उसको नंबर में बता दिया कि इतना है। फिर आपने असेस किया, असेसमेंट उससे थोड़ा ऊपर आएगा। असेसमेंट के अंदर मेज़रमेंट इन्वॉल्व होता है, ये वेन डायग्राम का मतलब है। असेसमेंट के अंदर कौन इन्वॉल्व है? मेज़रमेंट अंदर है। और इवैल्यूएशन के इंक्लूड्स असेसमेंट प्लस मेज़रमेंट, दोनों उसके अंदर निहित हैं। तो असेसमेंट में क्या करेंगे, अब उसकी पोजीशन देखेंगे कि पहले कैसा था, अभी कैसा है और बच्चों के साथ कैसा है, एंड एट लास्ट उसको एक वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड कर देंगे। सो वो इवैल्यूएशन हो जाएगा और देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव किस लेवल तक फुलफ़िल हुए हैं। सो अगर आप ये फिगर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो अब हम फिर से वही बात करेंगे लर्नर के इवैल्यूएशन की। आप देख सकते हैं कि अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं दैट मीन्स यू डू मेज़रमेंट। अगर आप 2 या 2 से अधिक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैच करेंगे तो वो असेसमेंट, और 2 से 2 अधिक इन्फॉर्मेशन को आप असेस भी कर रहे हैं और एक जजमेंट भी दे रहे हैं, वैल्यू भी प्लेस कर रहे हैं, सो वो इवैल्यूएशन। अच्छा, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आपका दूसरा मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में भी देख लेंगे। असेसमेंट में हम सिर्फ डायग्नोस करते हैं, बच्चे का वीक और स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं, जबकि इवैल्यूएशन इज़ जजमेंटल इन नेचर। उसको इससे मतलब नहीं है, वो तुरंत जज करता है कि किस लेवल तक किया, ठीक, कितने मतलब कितना अच्छा जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हुआ। ये फॉर्मेटिव हो सकता है, होता है, क्योंकि असेसमेंट आप विद इन द क्लासरूम भी कर सकते हो, सारे दोनों आपके पास हैं। बट इवैल्यूएशन इज़ ऑलवेज सबमिटिव, क्योंकि इसमें आपको डिसीजन देना होता है, तो वो एट द एंड जब आपके पास पूरे डेटा रहेंगे तभी आप इवैल्यूएट प्रॉपरली कर पाओगे। दिस इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड। वाई दिस इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड? बिकॉज असेसमेंट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। आज आपने असेस किया कि बच्चे ने अच्छा जो है प्रीवियस लर्निंग अच्छी करके आई है, घर से पढ़ के आया है, तो क्लास में वो एक्टिव होगा। तो मे बी आप कहेंगे कि प्रीवियस क्लास से उसकी आज की जो स्थिति है वो अच्छी है, बट अगर हम ओवरऑल इवैल्यूएट देखेंगे तो वो लास्ट पे देखेंगे। सो दैट इज़ द प्रोडक्ट ओरिएंटेड। और आप फीडबैक तुरंत दे सकते हैं अगर आप असेस कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट से पढ़ के आइए और अच्छे से पढ़ के आइए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, तो इम्प्रूवमेंट का चांस रहता है। बट यहाँ पे उतना इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए, कितने नहीं, जो हमने बनाए थे। जैसे जब हम लेसन प्लान ड्रॉ करते हैं, बीएड वाले जो बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, तो उसमें भी हम देखते हैं कि आज बच्चे को ये समझ में आएगा, आज बच्चे को इस जो है इतना इतना आ जाएगा। तो वो चीज़ इवैल्यूएशन एट द एंड हम लेसन प्लान के लिखते भी हैं, ठीक। ऑनगोइंग प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, जबकि ये क्लोजर, ये समाप्ति की तरफ दिखाता है, ठीक। ये एब्सोल्यूट होता है असेसमेंट में बच्चे एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं, जबकि एवेल्यूएशन में कंपैरिजन की बात की जाती है। ओके, अभी हम सीआरटी और एनआरटी की बात भी हम करने वाले हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कि आपके इवैल्यूएशन में और आपके मेज़रमेंट में, असेसमेंट को छोड़ दीजिए, मेज़रमेंट में क्या अंतर है, तो कुछ ऐसे ही अंतर उसमें भी है। मेज़रमेंट ये बताता है कि कितना पाया है बच्चा, हाउ मच अचीव्ड, जबकि इवैल्यूएशन ये बताता है हाउ गुड अचीव्ड, कितना अच्छा उसने किया है, ठीक।
मेजरमेंट सिंपल प्रोवाइडिंग न्यूमरल्स, और ये क्या हो जाएगा कि प्रोवाइडिंग वैल्यू जजमेंट और गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक, तो अगर आपने एक का डिफरेंस देखा है तो दूसरे का आपको वैसे ही आ जाना चाहिए। ठीक, मेजरमेंट अगर हम कहें तो ये आपका जो है कि कभी भी की जाने वाली प्रक्रिया, जबकि इवैल्यूएशन लास्ट में। जो अभी कुछ पॉइंट्स अपने असेसमेंट में देखे, अपने मेजरमेंट को भी एज इट इज़ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है CRT और NRT। तो CRT NRT अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये आप याद रखेंगे कि ये जो आपका CRT है ये डिलिमिटेड डोमेन के ऊपर काम करता है लर्निंग टास्क पे, और NRT को चाहिए जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो CRT का फुल फॉर्म क्या है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, एंड NRT इज़ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। लेटर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इट ब्रीफली। ओके, तो NRT में क्लियर डिफाइंड ग्रुप होता है। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन आप सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, कि जो ये काफ़ी बार पेपर में आता भी है, इजी कॉन्सेप्ट है फॉर्मेटिव समेटिव। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन ये होता है कि जब आप लर्निंग के स्टेजेस, जब वो प्रोसेस में चल रहा होता है, तभी आप उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव जबकि आप बीच बीच में टाइम टू टाइम इवेल्युएट कर रहे हैं, वो फॉर्मेटिव होता है। समेटिव जब आप लास्ट में करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये आप थोड़ा ये देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या यूज़ होगा, बिफोर इंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन, अभी आपने दिया नहीं है इंस्ट्रक्शन क्लास में, उसके पहले आप क्या करेंगे? समेटिव एवेल्युएशन करते हैं। किस तरह का इवेल्युएशन करेंगे? आफ्टर इंस्ट्रक्शन, सॉरी आफ्टर इंस्ट्रक्शन है मतलब कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, आपको जो पढ़ाना है वो आपने पढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम लोग इस वीडियो को कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम PYQ करेंगे। सो जब मैंने आपको पूरे के पूरे 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कराया, उसके बाद मैंने आपको PYQ दिया, तो दैट इज़ द समेटिव। मैंने एट द एंड लिया, जब सब कुछ पढ़ा लिया उसके बाद लास्ट में लिया। सो ये समेटिव है, पूरा सम करके दे रहा है, और फिर इसके थ्रू आप अपनी लर्निंग को चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चन यू नो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब अगर मैं बीच में पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग लाइव पढ़ रहे होते तो यहाँ पे क्या होता कि आप बीच में कोई क्वेश्चन भी पूछते कि ये किस तरीके से होगा, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत हिंट मिलता कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को किस में समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को और हम थोड़ा सा डिटेलिंग में कर पाते। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यहाँ पर हम कर पाते हैं कि गैपिंग कहाँ हो रही है उसको फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी होता है, क्योंकि अगर मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई तो फिर मैं आपसे भी, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो वो आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि इस मॉडल को किसने डेवलप किया, इसको किसने किया, तो वो वहाँ पे फिर प्रॉपर फीडबैक भी आता है और इम्प्रूवमेंट के भी चांस होते हैं, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी होता है। तो जब आप कक्षा में होंगे, ड्यूरिंग इवैल्यूएशन में होंगे या इंस्ट्रक्शन भी होंगे, तो वहाँ डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव दोनों ले सकते हैं। बिफोर इंस्ट्रक्शन, अब जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट नहीं किया या आपके टीचर ने क्लास में अभी पढ़ाया नहीं है, उसके पहले वो जो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करेंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है, आपको पहले से कितना पता है उस टॉपिक के बारे में, उस कंटेंट के बारे में। क्लियर हुई ये चीज़ें? अब यहाँ पर आपको कुछ टाइप्स के इवैल्यूएशन दिए हैं अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग पर्पसेस के बेस पे। देखिए, सबसे पहला इसमें है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। जो उपागम कह लीजिए या अप्रोच कह लीजिए आप, अप्रोच के बेस पे 2 है, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, और दूसरा जो है आपका मात्रात्मक है। इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बेस पे 4 है। प्लेसमेंट, जब आप पहले जाएंगे, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक विद इन द क्लासरूम, एंड समेटिव एट द एंड ऑफ द क्लासरूम। ठीक, रेफरेंस के बेस पे बात करें तो आपका नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस NRT और CRT। पर्पस के बेस पे बात करें कि अब आपको चेकआउट करना है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ग्रेड्स के बेसिस पे बात करें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आर द 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब इसमें से जो है, जैसे देखिए, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या होगा, कि जैसे कि जहाँ पे आप चीज़ों को नंबर में दे देंगे तो वो क्वांटिटेटिव में चला जाएगा, जहाँ आप नंबर में नहीं दे पाएंगे वो क्वालिटेटिव चेंजेस में आएगा, और आपको इवैल्यूएशन उसके अनुसार ही करना होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर चीज़ आप नंबर पे नहीं दे सकते हैं।
जैसे बच्चा पहले स्कॉलिस्टिक में कम पार्टिसिपेट करता था, अब ज़्यादा करता है को स्कॉलिस्टिक में एक्टिविटीज़ में, तो कितना ज़्यादा करता था कितना कम ये आप नहीं बताएंगे, बस उसने इम्प्रूवमेंट की है तो वो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हुआ, जो कि आप उसको एक ऐसा नहीं कह सकते कि एक रिटन मटेरियल में आप दे दें। ठीक, और ये चारों अभी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद रेफरेंस वाला देखेंगे एनआरटी और सीआरटी। देखिए NRT and CRT are two complementary approaches. Why they are called it complementary? Because ऐसा नहीं है कि NRT ही होगा या सिर्फ CRT होगा, दोनों एक दूसरे के पूरा करते हैं, पूरक हैं टू एजुकेशनल टेस्टिंग। इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं तो कुछ जो है डिफरेंसेस भी हैं। CRT पहली बार ग्लेजर ने यूज़ किया था इस टर्म को, जो है टेस्ट को, लर्नर की अचीवमेंट को जानने के लिए एक परफॉर्मेंस कॉन्टिनम में। क्लियर है? 1963 ग्लेजर ने। ग्लेजर का टीचिंग मॉडल भी है, अगर आप लोग को याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें यहाँ मतलब नहीं है अभी हमें। तो CRT देने वाले कौन है आपके? CRT भी होता है और CRE जैसे इवैल्यूएशन लिखा है वही चीज़ है। ठीक, अब इसमें क्या होता है एक बेसिक समझाती हूँ, उसके बाद एक बार मैं इस टेक्स्ट को भी रीड कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। CRT क्या लिखा है यहाँ? क्राइटेरियन, एक क्राइटेरिया फिक्स किया जा रहा है, मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दिया जाएगा। ठीक, एक थ्रेशोल्ड दिया जाएगा कि जिसको देख करके हम बनाएंगे। जैसे हमारे पास कोई एक आइडियल चीज़ होती है ना, अगर हम कोई चीज़ फॉर्म कर रहे हैं तो उस चीज़ की एक आइडियलिस्टिक फॉर्म होती है कि इसके जैसा बनना या इसके जैसा होना चाहिए। वैसे ही जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे मार्क्स होंगे जो आइडियलिस्टिक होंगे, जिनके बेस पे हमें जज किया जाएगा। जैसे जब टीचर कॉपी भी चेक करते हैं तो आंसर्स जो होते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने खुद के आंसर लेकर के आएँ, जो एक क्राइटेरिया सेट करके उसको चेक करें, या फिर हो सकता है कि बच्चों में ही जिसने सबसे अच्छा टीचर को लगा हो कि लिखा है, उसकी कॉपी उनको मिल गई और उसके बाद उन्होंने उसी के आंसर को एक क्राइटेरिया मान के बाकी बच्चों की कॉपी को चेक कर दिया। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट क्राइटेरिया, कि एक सेट स्टैंडर्ड को दिखा रहा है। अब बता रहा है कि अमित ने 95 और 95% मार्क्स मैथमेटिक्स में जो है वो कवर किया है। देवेंद्र की जो स्पीड है टाइपिंग की 58 वर्ड्स वो 1 मिनट में लिख लेते हैं। तो CRT टेस्ट क्यों यूज़ होता है? इज़ यूज टू असर्टेन एन इंडिविजुअल्स स्टेटस विथ रिस्पेक्ट टू अ डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन। ये आपने देखा, डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन, जो डिफाइन है पहले से अचीवमेंट का डोमेन, उसके अकॉर्डिंग देखा गया है और उस रिस्पेक्ट में एक व्यक्ति के स्टेटस को बताया जा रहा है। ठीक, in the above statement there is no reference to the performance of other member of the group. The CRT evaluation determine an individual's status with reference to well defined criterion behavior. यहाँ पे क्या है कि वेल डिफाइंड क्राइटेरियन बिहेवियर के बेस पे देखा जाएगा। ऊपर हमने कहा कि उन्होंने 95% मार्क्स मैथ में लिया है, बट ये नहीं बताया है कोई फिक्स क्राइटेरिया या बाकी लोगों का चीज़, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो हमें एक क्राइटेरिया, जिसको रेफरेंट भी कह रहे हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्राइटेरिया या फिर रेफरेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस ऑफ CRT टेस्ट लाई इन द डिलिनिएशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी में भी अभी पीछे लिखी थी, अगर आपको याद हो, डिलिमिटेड डोमेन होना चाहिए, वहाँ लिखा था ये चीज़। क्वेश्चन आया हुआ है, वर्डिंग्स पे ध्यान दिया करिए, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले होते हैं दे ऑल्सो चूज सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ वर्ड्स। सो वो वर्ड्स को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ईजिली आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए, CRT टेस्ट लाई इन द डिलिनिएशन ऑफ ऑल डिफाइंड लेवल्स ऑफ अचीवमेंट। डिलिनिएशन का मतलब होता है कि उसकी एक बाउंड्री सेट कर देना, डिलिमिटेड डोमेन which are usually specified in terms of behavioral stated instructional objective. डिलिनिएटेड का मतलब कि आपने उसको उसका दायरा सीमित कर दिया है कि भाई इतने तक ही रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा आप ओपननेस एक्सपोजर नहीं दे रहे हो, आप स्पेसिफाई वहाँ पे होना चाहते हो। ठीक, तो ये आपका किस में हो जाएगा? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में। समझ में आया? CRT, तो CRT में क्या आप देखेंगे कि एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं जिसको रेफरेंट कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही लास्ट वाली लाइन है आपका कि इसका सक्सेस किससे डिफाइन करते हैं ये लोग, कि ये डिलिनिएशन, जितने भी डिफाइन लेवल है उसको डिलिनिएट कर देंगे उससे। इसका जो पर्पस है वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव को असेस करना, और इसके साथ ही इस जैसे कोई भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया
लर्निंग का ऑब्जेक्टिव या अपने स्टडी का ऑब्जेक्टिव, तो उसको इवेलुएट करना, उसको असेस करना। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपने ये ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम रोज़ जो है कम से कम नेट जेआरएफ के लिए 1 आवर मिनिमम देंगे, 1 घंटा तो मिनिमम देना ही देना है। यू सेट एन क्राइटेरिया फॉर दैट, या 2 आवर, जितना भी आप, चलिए 2 कर लेते हैं भाई, 2 घंटे आप मिनिमम देंगे अपनी पढ़ाई को। बट एट इंस्टेंट ये आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया, कभी आप 1 घंटा पढ़ पा रहे हैं, कभी आप हाफ एन आवर पढ़ पा रहे हैं, कभी आप 2.5 पढ़ रहे हैं, कभी आप 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं। तो जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, सो वो जो कंसिस्टेंसी और वो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप एक क्राइटेरिया के साथ उसको देखना है ना कि अरे आज तो मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि आज मैं 2.5 घंटे पढ़ लिया, आज मैंने 3 घंटे पढ़ लिया। सो ये ही एक तरीके से क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपने अपना खुद का एक बना करके किया है। अदरवाइज़ क्राइटेरिया जो है हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करने में इन सब में काफ़ी मदद करता है। इसमें ही देखिए, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को पाने में मदद करता है, एसेस करने में, उसको उसका मूल्यांकन करने में मदद करता है। ठीक है, आकलन, मूल्यांकन नहीं कहेंगे, आकलन कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हिवले और मिलमैन ने इसको डोमेन रेफरेंस्ड भी कहा है। न्यू टर्म दिया है किसने, हिवले और मिलमैन ने, डोमेन रेफरेंस, जिसका एक वाइडर मतलब है, कोनोटेशन जिसका एक वाइडर मतलब है। सीआरटी को एक या एक से ज़्यादा असेसमेंट ऑफ डोमेन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया में क्राइटेरिया सेट किया था और नॉर्म में देखिए कोई क्राइटेरिया, यहाँ भी स्टैंडर्डाइज देखते हैं, बट यहाँ ऐसी सच कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। यहाँ हम अपने अगल बगल वालों के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर आप इतना नंबर पाए हो तो आपके ऊपर कितने बच्चों ने नंबर पाया, आपके नीचे कितने लोग हैं। ठीक, This test is used to ascertain an individual status with respect to the performance of other individual on the test. For example, कि आपने कोई टेस्ट दिया जिसको 50 बच्चों ने किया और आपके मार्क्स उसमें आए हैं 45, तो अब हम ये देखेंगे एनआरटी जब हम लगाएंगे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कि 45 बच्चे आपकी स्थिति कहाँ है और 45 जो आपने नंबर पाए हैं उस 45 में कितने बच्चे उससे ज़्यादा नंबर पाए हैं, 45 प्लस, कितने बच्चे 45 से कम नंबर पाए हैं, और उसके बेस पे हम आपका इवैल्यूएशन कर पाते हैं। ठीक, कॉम्पिटिटिव लेवल में काफ़ी सारा रहता है। आप देख सकते हैं कि परसेंटाइल जो दिया रहता है आपके रिज़ल्ट पे, परसेंटाइल नेट के रिज़ल्ट पे भी देता है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर जितना भी हो आपका पी की वैल्यू 98 है, 96 है, तो अगर मान लीजिए 95 है, दैट मीन्स कि आपका जो स्कोर है वो क्या है कि आपसे 5 बच्चे आगे हैं और बाकी 95% आपसे पीछे हैं। आपका स्कोर 95 है तो 5 बच्चे आपसे अच्छा स्कोर किए हैं और बाकी आप 95 पे हैं। ठीक, तो हम पीयर में भी इसको देख सकते हैं, मतलब सिमिलैरिटी चेकआउट करते हैं। आपकी रिलेटिव पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपका रिलेटिव पोजीशन चेक करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, आपके पीयर में, आपके ग्रुप में, आपके क्लास में। ठीक है, और उसके जैसे ही सिमिलर इंफॉर्मेशन के साथ कि जो कि उस परफॉर्मेंस के बारे में उपलब्ध है। सिमिलरिटी, सिमिलर इन्फॉर्मेशन रहेगी, जबकि सीआरटी में सिमिलर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने क्राइटेरिया पहले से सेट कर दिया है, हमको इससे मतलब नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हम लेट्स टेक एग्जांपल कि आपने स्विमिंग सीखी और स्विमिंग में हमने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई देखो, जो इतने टाइम में इस स्ट्रोक से, बैक स्ट्रोक या बटरफ्लाई कोई भी आप ले लो, उससे क्या किया इन्होंने, बहुत अच्छे से फ्लुएंटली गए और बिना रूल्स को तोड़े और स्ट्रेट गए, तो वो एक क्राइटेरिया हमने बता दिया कि ये आइडियल है। अब सब बच्चे उस आइडियल को पास करने की होड़ में रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। सो क्राइटेरिया हमने सेट किया और वो देखा कि बच्चे उसके कितना आसपास हैं, कितना करीब हैं। ठीक, ये आपका सीआरटी हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को अगर आप एनआरटी में लगाओगे तो कैसे आप लगाओगे कि हमने एक जो है स्विमिंग का क्या लिया, टेस्ट लिया कि सबसे पहले कौन आते हैं, तो उसमें 10 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, आपकी पोजीशन उसमें 8 थी, 8वें नंबर पे, मतलब आप जो है 8वें नंबर पे आए। तो इसका क्या मतलब है कि आप
बाकी अपने उसी जो परफॉर्मेंस जो 10 बच्चे दिए हैं, आपका जो इवैल्यूएशन हो रहा है उसी 10 बच्चों में हो रहा है, चाहे वो 1 मिनट का टाइम मिला हो, 2 मिनट का टाइम मिला हो या 5 मिनट का टाइम मिला हो। आपका इवैल्यूएशन भी आपके साथ होने वाले करने वाले जो कार्य हैं उनके द्वारा ही हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट किए हैं, वो स्टैंडर्ड जो आया है वो आपके बीच में से ही आया है। क्लियर है? सिमिलर इन्फॉर्मेशन ही वहाँ से मिला है। ठीक, अब है रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। ये भी देख लीजिए, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्लू, एक प्रकार से हिंट देना। और व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं मेथड है, टेक्निक है, जिसमें जो शिक्षक है वो कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है और वो क्वेश्चंस का नेचर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होता है कि मतलब बच्चे उसको अपने अकॉर्डिंग अपने सीखने के अनुसार जो है बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि बच्चों को कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछा दैट प्रॉम्प्ट के रूप में, कि जैसे हिंट के रूप में पूछा, जो कि उनकी खुद की लर्निंग में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए, और यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट है, ये रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट, रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट आपने पढ़ा, रिफ्लेक्ट बैक करना, रिफ्लेक्ट मतलब अपने ऊपर ही किसी चीज़ की छाया, रिफ्लेक्शन देना। तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसका होगा? आपके लर्निंग का होगा, और वो भी आपके ऊपर ही होगा कि आपने कितना अच्छा लर्निंग किया। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि टीचर कुछ क्वेश्चंस दे देगा फ्लेक्सिबल टाइप के, और आप उसके थ्रू क्या करेंगे, पता करते हैं कि मैंने इस चीज़ को समझा तो कितने अच्छे से समझा। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आप कंपेयर करते हैं, इसीलिए रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट को सेल्फ रेफरेंस्ड भी कभी कभी कहते हैं। सेल्फ रेफरेंस्ड कि आप खुद से अपना टेस्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ हिंट, कुछ क्लू या कुछ हिंट के बेस पे कि आपको वो टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट दैट वेयर योर ओन लर्निंग एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? अब आप इसको एट द एंड ऑफ द टेस्ट या एट द एंड ऑफ द यूनिट भी देख सकते हो। पर्पस के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि पर्पस के बेसिस पे हमारे पास 4 टेस्ट थे, डायग्नोस्टिक था, एप्टीट्यूड था, अचीवमेंट था। ठीक, ये पर्पस स्पेसिफिक आपका बेसिस है। डायग्नोस्टिक का मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि जहाँ कहीं भी डायग्नोस्टिक आए तो वहाँ पे गैपिंग को ढूंढा करिए कि कहाँ पे गैप है। आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ लर्निंग, जहाँ पे लर्नर को चाहिए क्या, रेमेडी। जब डायग्नोस कर लेंगे उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है रेमेडियल। रेमेडियल मतलब जैसे डायग्नोस्टिक है कि पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर, ऐसा तो है नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर पेट में दर्द, और डॉक्टर कहेगा ये लो, इसको खा लो, एकदम ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर फर्स्ट डायग्नोस करते हैं कि मतलब पता लगाते हैं कि क्या प्रोबेबल समस्या हो सकती है। उसके लिए आप देखेंगे कभी कभी सीटी स्कैन और अलग अलग तरह के अल्ट्रासाउंड्स को भी वो लिख देते हैं कि अल्ट्रासाउंड करा के आइए, उसके बाद रिपोर्ट देखते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड आपने कराया, दैट अल्ट्रासाउंड वो डायग्नोज होता है। क्या होता है? डायग्नोज। आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड वाले का अक्सर क्या बोलते हैं, नाम भी होता है ऐसे ही कि उषा डायग्नोस्टिक सेंटर, ये डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक, तो ये जो डायग्नोस शब्द है ये वहीं से लिया गया है, आपके उसी फील्ड से, मेडिकल के ही उससे है कि भाई डायग्नोस कर रहे हैं, आप पता लगा रहे हैं पहले। और जब डॉक्टर देखता है कि यार इसका तो अल्ट्रासाउंड में सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा लीवर में वो है, तो डॉक्टर फिर आपको बताएगा कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तब उसके ऊपर दवा चलाता है। तो दैट इज़ रेमेडी। द सेम थिंग वी अप्लाई इन टीचिंग और इन एजुकेशन सेक्टर, कि पहले हम देखते हैं कि बच्चे को कमी आ कहाँ रही है, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है कहाँ, बच्चे के अंदर नहीं मतलब टीचिंग में हमारे कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक, आफ्टर ऑल बच्चों के अंदर कोई समस्या नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द वे अ टीचर, हाउ अ टीचर लर्न या हाउ अ टीचर टॉट। सो डायग्नोस किया वहाँ पर कि पहले उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर हमने उनको रेमेडियल टीचिंग दी। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हम बेसिकली याद रखिएगा प्रेडिक्टिव फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, भविष्य में कितना अच्छा करेगा। मान लीजिए कि हमें अपने कोई हमारा जॉब है, कोई प्रोफेशन है, मान लीजिए एजुकेशन ही है, हमें वहाँ पर लेना है अच्छे टीचर्स को। हमेशा रिक्रूटमेंट हम चाहते हैं कि अच्छे टीचर्स का हो, तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करेंगे। उसमें ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे जैसे कि आप आने वाले 10 सालों में किस रूप में देखना चाहते हैं संस्था को, या इस तरह से क्वेश्चन जो उनके एप्टीट्यूड को बताए प्रेडिक्टिव फंक्शन के नेचर के फॉर्म में, कि भविष्य में ये मेरे संस्था के लिए, चाहे मेरी संस्था एक कपड़े बनाने वाली हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी हो,
उसके प्रति इनका क्या रवैया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वहाँ के क्लाइमेट के प्रति इनका आने वाले 10 साल में क्या रवैया है। और हालांकि ये है कि अगर वो व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भी जानता है तो इस जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को रखेंगे जो ये बताता है जिसका जो गोल हमारा है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे सेक्टर का, वो उस पर्सन के इंडिविजुअल गोल से मिलता जुलता हो, क्योंकि जब वो होगा उसमें अलाइनमेंट होगा तो वो इंडिविजुअल हमारे लिए आगे भी होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आजकल हर जगह पूछता है कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर का ज्ञान है, आप अच्छे से चला लेते हैं, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं। तो ये सब इसी टेस्ट के ही देन में आते हैं कि क्योंकि अगर कंप्यूटर आएगा तो आप देखते हैं चाहे वो साइंस का टीचर हो, कोई भी टीचर हो, सबको कंप्यूटर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इन केस कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो साइंस का टीचर भी ईजिली कंप्यूटर लिटरेट हो और वो काम कर सके। ठीक, तो इसके अंदर ये होना चाहिए, इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक प्रेडिक्टिव कि आप फ्यूचर को देखते हुए उसको प्रेडिक्ट करेंगे और उसके बेस पे आप यहाँ पर बताते हैं। और ये जनरली जब हम स्पेशल कोर्सेज़ को करते हैं तो उसमें जो है यूज़ करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट हमेशा होता है, डोंट गेट कंफ्यूज इन द एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हमेशा हम क्या देखने को लिए करते हैं कि जब भी कोई चीज़, मान लीजिए मैंने ये पूरा पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद मैंने आपको 50 MCQ करा दिए, सो अब उस 50 MCQ के मार्क्स इज़ योर अचीवमेंट। आपने पूरा पढ़ने के बाद कितना आपको आया समझ में, कितनी चीज़ें आप कर पाए। ठीक, तो जो एंड ऑफ द कोर्स में हमने लिया वो आपका क्या है, अचीवमेंट है। ठीक, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि अगर मैंने सोचा था कि इस टेक्स्ट को या इस आपके 4 या 5 क्लासेस को पढ़ने के बाद बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बेसिक जानकारी हो जाएगा, वो कुछ चीज़ों को ईजिली बता पाएंगे। सो ये अचीवमेंट टेस्ट है। क्या कि जब मैं टेस्ट दूंगी और आप उस 50 में से एटलीस्ट 40+ मार्क्स लेकर के आएँ, दैट मीन्स कि यू आर अ गुड स्कोरर, आपको चीज़ें, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आई। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर है कि जो दक्षता है, ये एम जनरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन, एक समय में उनकी जनरल एबिलिटी को टेस्ट करने में यूज़ किया जाता है। जनरल एबिलिटी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी लर्नर की एबिलिटी क्या है, वो क्या क्या उसकी क्वालिटी है, एट अ गिवन टाइम उसकी क्या क्या कैपेसिटीज़ हैं जो आप देख पाते हैं, उसकी दक्षता किस किस क्षेत्र में आप देख पाते हैं, कम्युनिकेशन में वो कैसा है, लोगों को डील करने में कैसा है, ये सारी चीज़ें। ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में अभी हम पढ़ेंगे आगे CBCS के बारे में, जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है उससे। और अचीवमेंट, प्रोफिशिएंसी, एप्टीट्यूड, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, बार बार कह रही हूँ। अचीवमेंट एंड में लेने वाला कॉन्सेप्ट है। एप्टीट्यूड के लिए आप क्या करते हैं कि आपने किसी भी स्पेसिफिक, जब आपको कोर्स लेना होता है, स्पेसिफिक जॉब आपको करानी होती है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करते हैं, एप्टीट्यूड का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोफिशिएंसी में जनरल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, दक्षता को आप करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो जो ग्रेड है वो लैटिन वर्ड ग्रेडस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है स्टेप। ओके, एजुकेशनल मेजरमेंट में ये आपके अचीवमेंट का एक सिंबल होता है। A ग्रेड मिला मतलब बच्चा अच्छा है, A+ मिला तो भाई बहुत ही अच्छा है, C मिला तो भाई ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान उसको लगाना है। लीजिए, तो आ जाता है आपका CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 2015-16 में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? UGC ने किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। समटाइम्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दे देता है कि UGC ने इंट्रोड्यूस किया, और इतना ही देखते ही हम खुश हो जाते हैं और स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट लिख देते हैं या टिक कर देते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि यूनिवर्सिटी दिल्ली दिया है कि मुंबई दिया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिया है। ठीक है, सो ये याद रखेंगे। 2015 और 16 में UGC ने इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार CBCS सिस्टम। क्लियर? ये टोटल लर्नर सेंट्रिक सिस्टम है। ये किस पे फोकस करता है? तो ग्रुप डिस्कशन, असाइनमेंट्स, क्लास एक्टिविटीज़, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों पे ये जो है अलाइन रहता है या फोकस करता है कि बच्चे एक्टिव रहे। ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि ये क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कोर्सेज़ को फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कंप्राइजिंग कोर, इक्लेक्टिव, माइनर और स्किल बेस्ड कोर्स।
CBCS की खासियत है ये कि ये बच्चों को अपने मन से चूज़ करने की आज़ादी देता है कि जो भी कोर्स वो लोग चलाते हैं प्रिस्क्राइब्ड हैं, उस कोर्स में आप जो भी पढ़ना चाहें, चाहे आप किसी का कोर कोर्स पढ़ें, कोर करिकुलम से, इलेक्टिव से मिक्सचर पढ़ें, माइनर में पढ़ें या स्किल बेस्ड कोर्स, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। अब UGC ने यहाँ पे 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम रखा है, जैसे कि अलग अलग CBCS कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए। ठीक, 10 पॉइंट, ये याद रखेंगे कितने पॉइंट का ग्रेडिंग सिस्टम है इनका, तो 10 पॉइंट का ग्रेडिंग सिस्टम है CBCS का। और ये ग्रेडिंग 1 2 3 ग्रेड नहीं है, ये याद रखेंगे आप, ये स्टार्ट होती है 4 से। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1 2 और 3 की ग्रेडिंग नहीं है, शुरुआत 4 से होती है और 4 से लेके कहाँ तक है आपका 10 तक है। ठीक, तो 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है। इसको ये मत सोचिएगा कि 10 तक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं है। 10 पॉइंट है, मतलब 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट 10 पॉइंट, बस ये 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम का है। शुरुआत होती है 4 से और आखिरी है 10। अब ये जो CB है, CB पहला वाला चॉइस बेस्ड, मतलब कि चॉइस किसका मिल रहा है आपको, यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज़ का जो प्रिस्क्राइब्ड है। वहाँ पे आप स्किल करना चाहते हैं, आप इलेक्टिव करना चाहते हैं, आप कोर करना चाहते हैं, आप ऑप्शनल करना चाहते हैं। ग्रेडिंग, जो भी नंबर आप पाएंगे वो नंबर को ग्रेड में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक, सेमेस्टर, लर्नर टीचर इंगेजमेंट क्वोशेंट कैन बी मेजर आइडेंटिफाइड सेमेस्टर वाइज, कि बच्चे का और शिक्षक का कैसा संबंध रहा, कितना समझ में आया, इसको सेमेस्टर वाइज आइडेंटिफाई किया जाएगा, कितना इफेक्टिव तरीके से हो रहा है। जो क्रेडिट दिया जाएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जो क्रेडिट दिया जाएगा वो क्लास आवर पर वीक, प्रति सप्ताह कितने घंटे की क्लास हो रही है, कैरी एडिशनल इम्पॉर्टेंस इन क्रेडिट सिस्टम, और ये आपके क्रेडिट सिस्टम को क्या करेंगे, एडिशनल इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्किल बेस्ड क्लास की और आप उसको वीकली अच्छे से देख रहे हैं कि 1 घंटा 2 घंटा देख रहे हैं, आप उसमें टाइम दे रहे हैं, सो दैट विल ऐड इनटू योर क्रेडिट, कि आपने वो जो कोर्स है उसमें कितने आवर जो है वो बिताए हैं। असेसमेंट इसका कंटिन्यूअस है और वाइड रेंजिंग है। कंपोनेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेक्चर है, प्रैक्टिकल है, ट्यूटोरियल है। पेपर में आया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CBCS, कोर्स, लेक्चर, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल। अब बताइए कितना, अगर जिसको नहीं पता रहेगा तो वो कोर्स को तो कभी लगाएगा ही नहीं कि नहीं कोर्स तो होगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कोर्स नहीं होगा, ठीक, कोर्स नहीं होगा, लेक्चर होगा, प्रैक्टिकल होगा, ट्यूटोरियल होगा। ठीक, लेक्चर, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल होगा, बट कोर्सेज नहीं है, ये कोर्स नहीं है। 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि 4 से स्टार्टिंग होता है ये आपका, और शुरुआत के जो 2 हैं वो 0 0 रहते हैं, 1 2 3 4 नहीं आता है, इसमें एब्सेंट होगा और यहाँ पर फेल होगा। ठीक है, 4 से पास होता है, 4 से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं 4 में सिर्फ पास है, और जब आप लास्ट में जाएंगे 10 में तो वो आउटस्टैंडिंग होगा। एडवांटेज इसका क्या है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको मिल रही है, क्योंकि भाई अलग अलग आप जो चाहें वो चूज़ कर रहे हैं, और क्रेडिट्स ट्रांसफरेबल होते हैं। मैंने आपको जब ABC पढ़ाया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें भी बताया था कि CBCS नाम का जो कॉन्सेप्ट है, यू कैन चेंज योर क्रेडिट, ट्रांसफ़र योर क्रेडिट फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अनदर। आपका इसमें अच्छा नहीं है, आप उसमें करना चाहते हो, तो आपका वो जो क्रेडिट है, जितना स्कोर आपने अर्न किया है उसके बेस पे जो क्रेडिट मिला है वो क्रेडिट चेंज हो जाएगा। CBCS allow student to choose interdisciplinary, intradisciplinary and skill oriented paper। ये इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि जब आप कई अलग अलग फील्ड से उस चीज़ को ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक को आपने अलग अलग विषयों से लिया, वो इंटरडिसिप्लिनरी है। और इंट्राडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि उस विषय के अंदर उसका क्या महत्व है। तो आप चाहें तो किसी एक टॉपिक या स्किल को आप ऐसे भी सीख सकते हैं, इंट्रा से भी सीख सकते हैं, या स्किल ओरिएंटेड पेपर के से भी। आउटलाइन ऑफ CBCS, आउटलाइन मतलब CBCS की पूरी जो रूपरेखा है उसमें क्या क्या है। तो उसमें इनके हैं कोर कोर्सेज़ हैं जो कि सबके लिए कंपलसरी मैंडेटरी, इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं जो ऑप्शनल के तौर पे रहेंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज़ की कुछ डिसिप्लिन की स्पेसिफिक हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डिसर्टेशन है, प्रोजेक्ट है,
इसके साथ ही यहाँ पे एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, ये पेपर में आया हुआ है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि आपके CBCS के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मतलब आउटलाइन है, उसकी रूपरेखा क्या है। सो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में आपका 2 आता है, सेक और AECC। क्या है, सेक और AECC। एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स ये AECC है, और SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स अगर आप कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए करेंगे तो AECC, कोई स्पेसिफिक स्किल के लिए करेंगे तो SEC। और ये आपके CBCS के अंदर का पार्ट है, ये आप याद रखेंगे, आउटलाइन में आता है AECC और SEC। और जेनरिक इक्लेक्टिव कोर्स, अभी आपने एक डिसिप्लिन वाला भी पढ़ा और उसके बाद जेनरिक इक्लेक्टिव कोर्स, दीज आर द आउटलाइंस फॉर CBCS। इसको आप याद रखेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं। कोर कोर्स, आई रिपीट, कोर कोर्सेज हैं, इक्लेक्टिव हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक, डिसर्टेशन प्रोजेक्ट, एबिलिटी इन्हांसमेंट एंड जेनरिक इक्लेक्टिव कोर्सेज। ओके, नेक्स्ट वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई है, इफ़ यू वांट टू रीड इट इन डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। कोर कोर्सेज मैंने आपको बताया जो कि कंपलसरी होते हैं सबके लिए, इक्लेक्टिव जो कि आपके लिए ऑप्शनल होंगे, जहाँ पे आप किसी भी जिसमें जाना चाहें आप उसमें जा सकते हैं, चाहे आप डोमेन में जाना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, DSC है, डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट है, जेनरिक कोर्सेज हैं, एकेडमिक इन्हांसमेंट कोर्सेज हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन है आपका CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, जब नेट का पेपर होता है तो नेट का पेपर भी तो CBT मोड पे ही होता है। मैंने सिलेबस डिस्कस किया था पेपर 1 का, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि ये CBT बेस्ड होता है। तो CBT का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये रिफ़र टू डिलीवरिंग असेसमेंट विथ कंप्यूटर एज एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग पेन पेपर मेथड। देखिए, जो पेन पेपर है, पेन पेपर को हटा करके जब कंप्यूटर के द्वारा हम असेस करने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू असेस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ CBT। ये ऑनलाइन ही होता है। CBT जो है ये मेज़र करता है कोग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर। ठीक, कि आप कितना अच्छे से आपके जो फिंगर्स हैं वो काम कर रहे हैं, आपका जो देखने का और उसको समझने का, इंटरप्रेट करने की चीज़ें हैं वो आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। सो कोग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर को ये क्या करता है, मेज़र। एडवांटेज क्या है कि मोर फ्रिक्वेंट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, आप चाहें तो एक बार में कई सारे पेपर इजीली लगा सकते हैं। रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता है, तो डेटा रिच रिज़ल्ट हमें मिल जाता है, क्योंकि अगर सारे बच्चों ने ऑनलाइन दिया है तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान है कि कितने % बच्चे इसके नीचे हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स क्या है, वो टीचर अगर कॉपी ऐसे आप चेक करेंगे तो आपको सबका निकालना पड़ेगा। बट कंप्यूटर में है तो डेटा रिच आपको तुरंत मिल जाएगा, शेड्यूल फ्लेक्सिबल है और कैंडिडेट की रीच को बढ़ाता है। ठीक, CBT टेस्ट क्या इंडिया में फेलियर है, तो जी नहीं, ये जो सिस्टम है वो भारत में फेलियर की तरह काम नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो है जो कमियां आ रही हैं, जो कमियों को हम सही कर रहे हैं उसका बहुत कम स्कोप है। सिस्टम में ब्रेकडाउन हो जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है कि कभी कभी इनफैक्ट एग्ज़ाम देते टाइम भी सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पावर सप्लाई जो इरेक्टिक होती है, आएगी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें। बेसिस ऑफ इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, देखिए प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। ऑब्सोलेट करिकुलम, अगर हमारे पास ऑब्सोलेट करिकुलम है दैट मीन्स पुराना करिकुलम है, सो वी शुड नीड, व्हाट इज़ द सल्यूशन, वी शुड रिवाइज इट। ठीक है। रोट लर्निंग है, अगर कहीं पे मतलब रट के सिखाया रहा है, सो यहाँ पे क्या है कि हम टेस्टिंग ऑफ फंडामेंटल नॉलेज विथ हाई टेक इवैल्यूएशन सिस्टम, तो फंडामेंटल जो बेसिक नॉलेज है उसको टेस्ट करें हाई टेक इवैल्यूएशन सिस्टम से। इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में सिंगल यूनिफॉर्म पैटर्न हो, अगर दोनों जगह है, मतलब कोई बाहर से भी एग्ज़ाम इंटरनल भी हो रहा है एक्सटर्नल भी हो रहा है, तो इससे बेहतर क्या है हमारे पास कि हम एक इवैल्यूएशन का सिंगल पैटर्न रखें, यूनिफॉर्म पैटर्न जो सबके लिए कॉमन हो। इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, ये जस्ट इन टाइम, ठीक, मतलब जस्ट इन टाइम या आप जो मेटाकॉग्निशन कह सकते हो। जस्ट इन टाइम जो JNT है, ये एक जापानीज़ आपका वो अप्रोच है, इसको हम लोग लेटर भी पढ़ने वाले हैं, डिटेल में ये आपके है। ठीक,
जस्ट इन टाइम जो है ये आपका ये जो टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो टीचर वो क्वेश्चन टॉपिक का नाम बोल देंगे, उसके बाद कहेंगे क्या आप लोग सुना है आपने पहले, क्या आप जानते हैं इसके बारे में। सो लर्नर अपनी प्रीवियस नॉलेज को उसने नहीं सुना है, मैंने सुना है, अगर मैं कहूँ बारिश, तो क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज़ रेन, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ एसिड रेन। तो अगर कोई बच्चा जानता होगा तो वो उसमें हैंड रेस करेगा और अपनी बातों को बता सकता है। तो उसकी नॉलेज जानने के लिए यहाँ पर हम करते हैं मेटाकॉग्निशन। पता ही है कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, कि आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपने ही काम के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, इट्स वेरी गुड। Okay, so what we do the modification in the evaluation system, because we have a lot of problem in the Indian evaluation system। जैसे कि हमारे यहाँ स्कोर्स को देखा जाता है, मार्क्स को देखा जाता है, ना कि बच्चे के प्रोग्रेस को देखने की कोशिश की जाती है। मार्क्स इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ आवर टुडे सोसाइटी, बट व्हाट वी हैव टू डू कि आप आने वाली जनरेशन में आप कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं, तभी आप इस पेपर को देख रहे हैं। सो ट्राई टू टीच कि मार्क्स आर जस्ट नंबर। अगर आप देखेंगे तो ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ग्रेड्स भी नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ धीरे धीरे ही जब तक लोगों को समझ में आएगी तभी, जैसे मार्क्स भी आए तो मार्क्स एक दिन में नहीं इतने डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आए, धीरे धीरे, क्योंकि उसके आधार पे नौकरियां मिलने शुरू हुई, उसको देख करके सारी चीज़ें हुई, तब वो चीज़ें आईं। तो वैसे ही अगर हम चेंज चाहेंगे तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, राइट। तो वो चेंज होने के लिए हमें समझना होगा ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड, कि ताकि जब आप आगे फील्ड वर्क में जाएं तो आपको पता हो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट का, इसमें भी मॉडिफिकेशन हमें करना है, क्योंकि जो करिकुलम है हमारा उसमें पहली चीज़ तो कंप्यूटर लिटरेसी का बहुत प्रॉब्लम है। कंप्यूटर की सिर्फ किताबें होती हैं, बट स्कूल में जाएंगे तो 30-30 बच्चों के ऊपर 2 कंप्यूटर होते हैं, 2 कंप्यूटर में बच्चे क्या सीखेंगे, आई डोंट नो। इसके साथ अपडेटेड करिकुलम हमारा होना चाहिए कि जो कि ग्लोबल लेवल से और नेशनल लेवल से लोकल की प्रॉब्लम को उठा करके हो। स्टूडेंट की जो मोबिलिटी हो वो भी सही होनी चाहिए। आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे नेट हो गया, कैट हो गया, क्लैट हो गया, ऐसे टेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, ठीक। बट अब इसमें भी काफ़ी वो है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं कि नहीं भाई हम तो अपना इंडिविजुअल लेंगे, आप उस तरह से ले लीजिए। सो इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर बच्चे को 10 जगह जा कर के टेस्ट देना होगा, टाइम का वेस्टेज है, मनी का वेस्टेज है, ठीक। सो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रावधान होना चाहिए। मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर के मल्टीपल सेट होने चाहिए। CCE होना चाहिए। CCE is also very important concept, continuous and comprehensive evaluation। लर्निंग आउटकम बेस्ड इवेल्युएशन होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इवेल्युएशन हो बच्चे ने कितना सीखा है उस पर आधारित होना चाहिए। और अगर आज के टर्म में आपसे बात करेगा कि ग्रेड ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, तो भाई ग्रेडिंग ज़्यादा अच्छी है, हमें मार्क्स से ग्रेड की तरफ जाना है, न कि ग्रेड से मार्क्स की तरफ, ये बात आप याद रखिएगा। फिर असेसमेंट फॉर ऑफ एज लर्निंग, ये क्या है, असेसमेंट करना है फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग, मतलब इन द क्लासरूम, ड्यूरिंग द क्लासरूम और आफ्टर द क्लासरूम, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस, अभी तो हमने कहा कि भाई मार्क्स को तो ठीक है रखना है, बट ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ग्रेडिंग और एक्सपीरियंस की बात आएगी, सो वी शुड ऑलवेज केप्ट ऑन टॉप द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, ठीक। और ये चाहे फॉर्मेटिव लें चाहे सबमेटिव लें, दोनों में आपको उसके एक्सपीरियंस को महत्व देना है, ठीक। अब यहाँ पे MLL से ELL पे जाना है। MLL क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग से एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग। इसे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आया था कि भाई इतना तो पता होना ही चाहिए, लेकिन अब इतना पता होना चाहिए से काम नहीं चलेगा, अब उतना पता होना ही चाहिए, मतलब एक एसेंशियल लेवल होना चाहिए ना, कि जितने में आप अपनी चीज़ों को कर सकें, सामने वाले की बातों को प्रॉपरली समझ सकें, उतना आपको आना चाहिए लर्निंग में, ओके। देखिए, तो अब हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी इसको थोड़ा सा करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, कोर करिकुलम किसको कहते हैं, सलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या होता है, और सम बेसिक करिकुलम मॉडल जो कि आप थोड़ा सा जान ले तो बेहतर है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि करिकुलम जिन बच्चों का एजुकेशन है पेपर 2 में, उनको डिटेल में भी पढ़ना है,
ठीक है। देखिए करिकुलम क्या होता है कि करिकुलम आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़, सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, द पोटेंशियल, और जो आपके एजुकेशनल गोल्स होते हैं, टीचर की गाइडेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें आप करिकुलम में देखते हैं। जब फ्रेमवर्क की बात आती है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आप एक ब्रॉडर टर्म में बता रहे हैं कि उसका आप एक आउटलाइन दे रहे हैं, फ्रेम दे रहे हैं आप उसको। तो करिकुलम फ्रेमवर्क एक प्लानिंग है जो कि बताती है एजुकेशन एम विथ रिगार्ड टू बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कैसी एजुकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे न तो व्यक्ति इग्नोर हो, ना तो कम्युनिटी इग्नोर हो, मतलब व्यक्ति को भी ध्यान में रखना है, और उसी व्यक्ति को चूँकि सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी को भी इग्नोर नहीं करना है, उसको भी लेते हुए एक प्लान बनाना जो कि उसके एजुकेशन सेक्टर जो है उसके गोल्स को अचीव किया जा सके और उसको एक बेटर ह्यूमन बीइंग, उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करने में हम मदद कर पाएँ। इसलिए तो करिकुलम होता है कि करिकुलम जो है हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कंसर्निंग ह्यूमन बीइंग, देखिए फाउंडेशन करिकुलम का क्या है कि सबसे पहले तो ये ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी दोनों को कंसर्न करता है, बच्चे को भी देखता है और उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखता है। इसके खुद के अपने शाब्दिक जो है एजम्पशंस होते हैं कि भाई जो करिकुलम है उसकी मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। कुछ इसके अधिगम को लेकर के अपने एजम्पशंस होते हैं कि जैसे कि हमें कैसी लर्निंग करानी है, एक्टिविटी बेस्ड करानी है, प्ले प्ले से करानी है। सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स कि बच्चे की क्लास क्या है, एज क्या है, ये सारी चीज़ें। सो ये फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम है। अब अगर हम बात करते हैं कि कोर करिकुलम में, तो कोर करिकुलम में क्या है कि सबसे पहला कोर करिकुलम होता क्या है। सो अभी मैंने प्रीवियस में ही आपको बताया इसी लेक्चर में कि कोर का मतलब होता है कंपलसरी, जो मैंडेटरी, जो सबको पढ़ना है। सो वो क्यों, क्योंकि वो एम ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि वो क्या है कि जो उस लेवल पे आपके लिए रखा गया है कि आपको ये चीज़ जानना चाहिए, आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो जानना है। सो वो कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए, उस लेवल के बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उस स्टेज से आपका जो चीज़ें हैं वो कैसे, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उस स्तर की कुछ विशिष्टताएं होती हैं, उन विशिष्टताओं को भी है। प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट सेलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं हम कोर करिकुलम में। फिर कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम को हम कौन कौन से कंटेंट को हमें रखना है, किस प्रकार के कंटेंट को हमें रखना है और उसको कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। और जब सेलेक्ट कर लिया कि अच्छा ये चीज़ें बच्चों के इस क्लास में रखना है, फिर उसको कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं, फिर हम उसके लिए कैसे मटेरियल को दे रहे हैं बच्चे को, गुड मटेरियल है, TLM है, टेक्स्ट बुक कैसी हैं, एनरिच हैं या नहीं, और उसके बाद इवेलुएट करते हैं। ये स्टेप्स हैं आपके, ठीक। अभी इन स्टेप्स को आगे भी हम पढ़ेंगे, डोंट बी कंफ्यूज, बट फिर वही चीज़ है कि सब सेम है। जैसे आप अगर एक हम कहें कि शॉर्ट में अगर आपको याद रखना हो कि करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीका है, तो वो तरीका ही यहाँ पे बताया कि सबसे पहले तो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने किया है। ऑब्जेक्टिव जब आपके पास आ गया तो आप उसको स्टेज स्पेसिफिक कर दो, मतलब जिस स्टेज के लिए चाहिए भाई आप वही स्टेज कर दो, ठीक। उसके बाद आप क्या कर दोगे कि ऑर्गेनाइज़ करोगे। ऑर्गेनाइज से पहले भी आप एक काम करते हो कि सेलेक्ट करते हो, कंटेंट का सिलेक्शन करोगे और प्लस उसको क्या करोगे आप ऑर्गेनाइज भी कराओगे। समझ आया, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, सेलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद आप देखोगे कि हमें TLM या फिर आप कह सकते हो टेक्स्ट बुक या फिर आप कह सकते हो कि एनरिच मटेरियल, जिसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को इम्पार्ट करने वाले वो। और जब वो हो जाएगा तो एट द एंड आप क्या करोगे, इवेलुएशन करोगे कि भाई कितना समझ में आया बच्चे को। क्लियर है, ये बेसिक है कि जब भी कोई भी आप करिकुलम फ्रेमवर्क को ड्रॉ कर रहे हो आप ऐसे ही करोगे। नाउ लेट्स कम टू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है जो पूरी की पूरी चीज़ों को दर्शाता है, जबकि सिलेबस उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन है, ठीक। करिकुलम अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि आप B.Ed कर रहे हैं, M.Ed कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, या आपका कोई और सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट से आप MSc कर रहे हैं, आप जो भी है, तो करिकुलम जब आपका पूरा के पूरा उस सब्जेक्ट का, आपके PG विषय का जो पूरा सिलेबस है, पूरा आपका स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन योर करिकुलम। जबकि आप सेम 1 में हो, सेमेस्टर 2 में हो या ईयर जो भी आपका है, वो उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है कि भाई आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इतना पढ़ना है, वो आपका सिलेबस है, ठीक।
ओवरऑल कंटेंट जो कि आपको उस कोर्स में पढ़ाया जाएगा दैट इज़ करिकुलम, और कुछ बेसिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे उतने पर्टिकुलर टाइम में, वो आपके सिलेबस हैं। किस वर्ड से मिलकर बना है? तो करिकुलम लैटिन वर्ड करिकुले से मिलकर बना होता है, रन और कोर्स, और जो आपका सिलेबस है वो ग्रीक टर्म स्ट्यूबा से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लेबल या फिर स्लिप। करिकुलम जो है सेट फॉर अ कोर्स, करिकुलम इज़ प्रिस्क्रिप्टिव। करिकुलम क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव होता है, आप इसको प्रिस्क्राइब कर देते हो कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वैसी ही। और सिलेबस डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको फिर ये नहीं होता है कि नहीं आपको इसके आगे ये हम कर सकते हैं, वो जो दिया है आपको उसको और डिटेलिंग में पढ़ना होता है, करना होता है। सारे टीचर्स के लिए सेम होता है करिकुलम, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस है वो वेरी कर सकता है। हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी ने, जैसे उसका कुछ कॉमन होता है ना कि इस स्टेज पर बच्चे को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एमएड लेवल का विद्यार्थी तो उसको ये बारे में पता होना चाहिए, ठीक, बीएड का विद्यार्थी तो पता होना चाहिए, साइंस का विद्यार्थी है तो पता होना चाहिए। सो सिलेबस टीचर टू टीचर वेरी कर जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उस कॉलेज में हो सकता है, इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है। सो थोड़ा बहुत टॉपिक इधर उधर होता है सिलेबस का, बट करिकुलम ओवरऑल जिस चीज़ को, जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए बनाकर दिया जाता है वो उसी के अनुसार ही रहता है। लेट्स कम टू करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स। यहाँ पे दो मॉडल आप करिकुलम के पढ़ेंगे, पहला प्रोसेस मॉडल है, दूसरा प्रोडक्ट मॉडल है। प्रोसेस का मॉडल है कि अभी भी जो प्रोसेस में चल रहा है प्रोडक्ट, जिन्होंने लास्ट एंडिंग प्रोजेक्ट दे दिया कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, या ग्रेड्स हमारे प्राइम ऑब्जेक्टिव, मतलब जिन्होंने कुछ निष्कर्ष दे दिया वो प्रोडक्ट हो जाएंगे। और प्रोसेस जो बताते हैं कि जो आपका इवैल्यूएशन है या फिर हमेशा वो डेवलप हो रहा है, करिकुलम जो है वो एक बार बनने वाला नहीं है कि ऐसा नहीं ख़त्म हो गया, नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली प्रक्रिया है और ये ओपन एंडेड होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोसेस मॉडल के कुछ मॉडल्स और प्रोडक्ट के। ट्रेडिशनल और कॉन्टेम्प्रोरी मॉडल भी होता है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय का, कॉन्टेम्प्रोरी समकालीन समय का। ट्रेडिशनल मॉडल में टाइलर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइलर का मॉडल भी है आपका। सब्जेक्ट सेंटर्ड होता था जो पहले का मॉडल होता था, कि जो विषय है उस विषय की नॉलेज, ज्ञान को अधिक प्रभाव, मतलब अधिक कंटेंट उसी का होता था कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक। और ये आपका टीचर सेंटर्ड था ट्रेडिशनल, जबकि कॉन्टेम्प्रोरी लर्नर सेंटर्ड है। और यहाँ पे टीचर, लर्नर और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मर्ज करके, सबके डिसीजन को लेकर के एक सम्मिलित रूप से करिकुलम को बनाया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रास रूट मॉडल हिल्डा टाबा का। वेरी इंपॉर्टेंट, हिल्डा टाबा का मॉडल इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। ग्रास रूट मॉडल क्या है कि इस करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच है, टीचर अप्रोच कह सकते हैं। इंडक्टिव का मतलब है कि आपने पहले किसी चीज़ को पर्टिकुलर में बताया, पर्टिकुलर में किया है और पर्टिकुलर से जनरल में गए हैं, मतलब कि आपने एग्जाम्पल इज़ ऑलवेज पर्टिकुलर, एग्जाम्पल से आप रूल पे गए हैं, सो वो इंडक्टिव अप्रोच या टीचर अप्रोच है। टीचर इसमें शामिल होता है। 7 स्टेप्स हैं, देखिए 7 हैं तो इसको हम 5 में भी बना करके मैं आपको बता दूंगी। बहुत इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहला कि जब भी आप किसी करिकुलम को बनाने जा रहे हैं, करिकुलम के फ्रेमवर्क को बनाने जा रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए आपके पास, कि ज़रूरत क्या है। आप अगर देखेंगे कि हमें हमारे घर में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है तो लाना है। मान लीजिए आपको मार्केट जाना है, तो मार्केट जाके क्या आप सब कुछ उठा लाते हैं? नहीं। आप अपने घर में देखते हैं ना कि अच्छा चीनी ख़त्म हो गया, ये टेक्स्ट बुक ख़त्म हो गई, ठीक, ये वाला पौधा लेकर के आना है। तो कैसे पता लगता है? जब उसकी आपको ज़रूरत होती है, जब आप नीड देखते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है नीड। याद रखिएगा, ज़रूरत। तो ज़रूरत होगा तो जब ये हुआ तब आपने तुरंत माइंड में सोच लिया कि यार चीनी ख़त्म हो गई है। जो भी आप एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएँ आप उसको करें कि ये ख़त्म हो गया है तो हमें वो लाना है। तो जब आप इसको एजुकेशन के क्षेत्र में ला रहे हैं तो वो आपके ऑब्जेक्टिव को फॉर्म कर रहा है, वहाँ आपको माइंड में रखना है, बट यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि रिटन मटेरियल आर मोर प्रूव्ड। ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। अब आपने ऑब्जेक्टिव तो बना लिया कि ठीक है हम इसको कर देंगे। अब उस ऑब्जेक्टिव को कैसे करेंगे? घर से बैग लेकर के जाएंगे कि वहाँ जाके करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपने क्या किया, थर्ड स्टेप में सेलेक्ट किया। क्या किया? सेलेक्ट किया कि नहीं हम तो कैरी बैग घर से ही लेके जाएंगे। और जब कर लिया, वहाँ सामान तो ले लिया आपने ढेर सारा, या आपका कंटेंट तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये भी डाल देंगे, ये भी कर लेंगे, इस चैप्टर को भी कर लेंगे।
नाउ इट्स नीड टू ऑर्गेनाइज का मतलब है कि सामान को कैसे रखेंगे। मान लीजिए आपने टमाटर भी लिए, चीनी भी ली, तो टमाटर नीचे रखेंगे या चीनी, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए ना। तो वैसे ही जब आप टीचिंग में आइए अब, तो ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज में ये जो टर्म है यहाँ, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि जितने भी ऑर्डर होते हैं आपके बुक में, क्रम में, सिलेबस में, करिकुलम में, वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे ही चलते हैं। मतलब पहले आपको अच्छी चीज़ें, सिंपल चीज़ें बताते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। एज जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होती है। वही ऑर्गेनाइजेशन है कि बच्चे का टेक्स्ट बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं किसी क्लास के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैक्सिम है उसको ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? फिर इसको आप क्या करेंगे कि अब आपने नीड देखा, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर सेलेक्ट कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया। अब जब ऑर्गेनाइज कर दिया तो उसके बाद आप लर्निंग एक्सपीरियंस देखेंगे। किसका? बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस आप देखेंगे कि प्रीवियस टाइम में जब हमने वो पुराना करिकुलम था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, बच्चा अच्छे से कैसे सीख पा रहा है, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो सुनकर अच्छे से सीख पा रहा है या सुनकर, देखकर, कर सेंसेस का अधिक इन्वॉल्वमेंट है। तो आपने क्या किया कि अपने उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को डाला जो कि बच्चों के हित में है, जिसको करके बच्चों को इन्जॉयमेंट भी होगा और वो फ़न में चीज़ों को सीखेंगे भी। और जब आपने उनको भी कलेक्ट कर लिया तो उनको भी आपको क्या कर देना है? ऑर्गेनाइज कर देना है। और एट लास्ट आप उसको इवेलुएट कर देंगे। टोटल आपके ये 7 स्टेप्स हैं। आप इनको चाहें तो 5 स्टेप में सिंपल कर सकते हैं। आप देखिए, पहला स्टेप ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा और चौथे को मर्ज करिए एक में। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, और ये लास्ट आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा जो कि आपका हो जाएगा 5वां। क्लियर है? तो ये 5 स्टेप में आप इसको याद रखेंगे। ये पेपर में जब आपसे सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन में आता है तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये हिल्दा टाबा का है। कुछ लोग अलग अलग भी देते हैं, बट ये बेसिक है कि पहले नीड होता है ना कि पहले ऑब्जेक्टिव होता है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, अब जो है ये क्या है? आपका आउटकम बेस्ड मॉडल है। आउटकम का मतलब, जैसे हमने 2 मॉडल पढ़ा था, एक प्रोसेस ओरिएंटेड, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड, तो ये मॉडल आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इनका भी वर्क हिल्दा टाबा से थोड़ा बहुत संबंधित है। देखिए प्रोडक्ट मॉडल है, यहाँ लिखा भी है। लर्निंग जो है यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का प्रयोग करें, और डीप एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हो इनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो इंटीग्रेटिव मॉडल है इनका 4 फेज़ में होता है। पहला है ओपन एंडेड फेज़। ओपन एंडेड फेज़ मतलब जो इधर से ओपन रहेगा और लास्ट में एंडेड फेज़ में, कैजुअल फेज़ में, हाइपोथेटिकल फेज़ में, क्लोजर एंड एप्लीकेशन फेज़ में। ये आप जान लीजिए बस, इम्प्लीमेंटेशन 4 फेजेस में आपके इसका है। अब आते हैं हम इंटरवेंशन मॉडल और स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन मॉडल। ठीक है, ये जो बच्चे हैं जिनके अंदर थोड़ी डिसेबिलिटीज़ होती है ना, उनके लिए ये बनाया गया। देखिए स्ट्रैटेजीज़ इंटरवेंशन मॉडल भी नाम है इसका। इंटरवेंशन होता है ना, दखल देना, तो जो बच्चे के अंदर थोड़ी सी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए मॉडल बनाया गया था, स्पेशली उनकी कॉम्प्लेक्स नीड्स को देखते हुए। इसमें इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक है, या आप कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटेड फीडबैक का कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फीडबैक देता है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस द स्ट्रैटेजी ऑफ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे बच्चे को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रैक्टिस कर सके वैरायटी ऑफ सिचुएशन में। कोई कॉन्सेप्ट उसने सीखा तो उसको अलग अलग तरीके से वो सीख सकता है। इसमें मास्टरी ऑफ स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड है, किसके लिए भाई? टीचर के लिए, कि उसको उस जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर मास्टरी हो, तभी वो डाइवर्स लर्नर को उसमें क्या कर सकता है? लर्निंग करा सकता है। सो टीचर के अंदर मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट मॉडल जो इवैल्यूएशन का है दैट इज़ योर CIPP मॉडल। CIPP मॉडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने हाँ ये आपने पढ़ा है कि आप नहीं CIP वाला नहीं, पहले आप इसको बताइए। ये है, क्या है ये? दिस इज़ योर इनपुट, दिस इज़ योर प्रोसेस एंड दिस इज़ योर आउटपुट। इनपुट आपने कुछ लगाया
और फिर प्रोसेसिंग होती है और आपको एक रिज़ल्ट मिल जाता है जो कि आउटपुट कहते हैं। कुछ इसी से प्रभावित होकर के जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है उसी से आता है आपका CIPP मॉडल। इसको भी हम लोग करिकुलम के कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। क्या है ये? तो इसको स्टफल बीम ने दिया था CIPP मॉडल को, और ये एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम फाई डेल्टा कप्पा कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई डेल्टा कप्पा कमेटी। इसके द्वारा ये लाया गया था CIPP, जिसको चेयर किया था डेनियल स्टफल बीम, और इनके साथ एक लोग और थे। ठीक है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग सर्च कर सकते हैं स्टफल बीम, अदरवाइज ये भी काफ़ी है। डिसीजन मेकिंग वॉज अ सोल जस्टिफिकेशन फॉर एवेल्यूएशन। क्या आपने डिसाइड किया है? CIPP का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, प्रोडक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हो गया, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, वही आउटपुट या प्रोडक्ट वही बात है। ठीक है, अब ये जो कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट है, ये कई बार तो पेपर में भी आ जाता है, तो आपको याद रखना है पहले तो इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब है कि जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में करें। कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन, इनपुट इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन और प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। और जो अभी आपको मैंने वो स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट बताया है 7 को 5 में करके, उसके सारे स्टेप्स को यहाँ पे आप करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं तो किसके, जिसको ज़रूरत होगी ना, तो नीड और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इनपुट, जब आप जो चीज़ आप बच्चे को दे रहे हैं, मतलब सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। प्रोसेसिंग चल रही है तो प्रोसेसिंग में भी आपके कुछ पॉइंट्स आएंगे कि आप लर्निंग एक्सपीरियंस को ले रहे हैं। एट लास्ट द प्रोडक्ट, जब इवेल्युएट किए तो क्या रिजल्ट मिला। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल टाइलर को अभी आपने पढ़ा, जो कॉन्टेम्प्रोरी और ट्रेडिशनल करिकुलम के बीच में। तो ट्रेडिशनल वाले में टाइलर का नाम था, जो टीचर ओरिएंटेड था। तो ये करिकुलम को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेवलप किया जाता है और टीचर के क्लासरूम में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिस्टम एनालिसिस मॉडल, देखिए हिल्डा टाबा का मॉडल इंपॉर्टेंट था और इनसे नाम पूछा था। जो मैचिंग में एक नाम आता है ना, मैच इट वाले क्वेश्चन में लिस्ट करिए, उसमें नाम आता है। सो इसलिए इसको बहुत डिटेलिंग में आपको नहीं पढ़ना है पेपर 1 में। ठीक, तो बस नाम जानते रहिए। सिस्टम एनालिसिस मॉडल, सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, इसको दिया है वाई सरन ने। एस से सिस्टम है, एस से सरन है, याद रख सकते हैं आप, तो याद रख लें क्योंकि आपको आगे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा गया है। तो सिस्टम एनालिसिस मॉडल किसने दिया है? वाई सरन ने दिया है। स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स पे इनका फोकस है। सिस्टम अप्रोच को एनालाइज करते हैं। देखिए यही चीज़ यहीं से CIPP भी आपका आया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट से। ठीक, और सिस्टम एनालिसिस में भी इसका ही यूज़ हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो है ये आपके देने वाले कौन है? तो गैलन सेलर ने और उनके एसोसिएट्स ने दिया है। ठीक है, इनका भी नाम पूछा गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को किसने दिया है? सेलर ने दिया है। ठीक है, और ये भी सिस्टम को सरन ने दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की बात आएगी तो सेलर, और आपका दूसरा वाला अभी हमने ऊपर जो मॉडल पढ़ा सिस्टम एनालिसिस मॉडल, उसको जो है सरन। ठीक, गोल अटेनमेंट मॉडल, टाइलर मॉडल या ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल, ये भी वही मॉडल है आपका। गोल अटेनमेंट जो प्राप्ति है कि सिर्फ मेजर फोकस गोल पे है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ये सारी चीज़। 4 मेजर पार्ट है कि पहले आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लें, फिर उसके आइडेंटिफाइंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज कर लें, इवैल्यूएट और एसेस कर लें। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हिल्डा टाबा की तरह ही है, बस इसमें क्या नहीं दिया गया है? नीड्स नहीं दी गई हैं, बस इतना ही है, बाकी सब वही है। गोल फ्री मॉडल, श्रिवन का गोल फ्री मॉडल, देखिए नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। टाइलर का ठीक अपोजिट मॉडल जो है श्रिवन ने दिया था गोल फ्री मॉडल में। गोल फ्री मॉडल वाज गिवन बाय श्रिवन। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप बार बार सुने और 1-2 बार बोलें भी खुद से। ठीक है, गोल फ्री श्रिवन का है। इसके बाद जो आपका सिस्टम एनालिसिस मॉडल है वो किसका है? सेलन का है। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल किसका है? सेलर का है, याद रहेगा। टाइलर का क्या हो जाएगा आपका? गोल अटेनमेंट मॉडल है। और इनका क्या नाम है आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल भी है। और ग्रास रूट मॉडल किसका है? हिल्डा टाबा का है, याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। रिस्पॉन्सिव मॉडल किसका है? स्टेक का है। रिस्पॉन्सिव मॉडल स्टेक का है, ये भी इवैल्यूएशन करने में काम आता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव मॉडल किसका है? स्टेक का। किलपैट्रिक का मॉडल, किर्कपैट्रिक नॉट किलपैट्रिक, ये किर्कपैट्रिक हैं। इनके मॉडल में कुछ लेवल दिए गए हैं, ये लेवल पेपर में पूछे गए हैं, दैट्स वाई यू डोंट नीड टू इग्नोर इट। किर्कपैट्रिक मॉडल में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 की इन्होंने बात की है। इन सब में इवैल्यूएशन ही होता है। ठीक, सो किर्कपैट्रिक का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल इवैल्यूएशन का जो लेवल है उसको देने वाले हैं ये।
पहले इवैल्यूएशन में इन्होंने क्या किया है, रिएक्शन दिया है, फिर लेवल 2 पे लर्निंग होती है, लेवल 3 पे उसको ट्रांसफ़र और लेवल 4 पे रिज़ल्ट। याद रखने का तरीका इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए समझते हैं। सबसे आखिरी में ही रिज़ल्ट हम कभी भी पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन पढ़ें, रिज़ल्ट पढ़ें, कंक्लूजन पढ़ें, वो हमेशा एंड में आता है, इतना याद है। तो जब एंड में आएगा तो किर्कपैट्रिक का वो क्या हो जाएगा, लेवल 4 हो जाएगा। ये समझ आया। और उसके बाद जब हम रिज़ल्ट देंगे तो रिज़ल्ट किसको देंगे, रिज़ल्ट ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो उसके ठीक ऊपर आ जाएगा ट्रांसफ़र में। और ट्रांसफ़र के बाद हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे पास कुछ तो ज्ञान होगा। तो हाँ, ज्ञान था लर्निंग। और लर्निंग कैसे हुई, जब हमने उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया, या आप याद रखिए कि रिस्पॉन्स किया, बट वर्ड रिएक्शन मत भूलिएगा, ये मैं आपको याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब जो किर्कपैट्रिक का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 था, ये चारों था। अब आप इसको बताइए। सबसे पहले आपने क्या दिया, नीचे रिज़ल्ट के बाद क्या किया आपने, उसको ट्रांसफ़र किया, ठीक। रिज़ल्ट को क्या किया हमने, ट्रांसफ़र किया। किसको, कैसे ट्रांसफ़र किया, क्योंकि हमारे पास कुछ लर्निंग थी, ठीक, लर्निंग मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और लर्निंग कैसे मुझे हुई, रिएक्शन के थ्रू हुई। जब मैंने रिएक्ट किया, अपने इन्वायरमेंट में देखा कि ज्ञान तो चारों तरफ है, तब मैंने रिएक्ट किया। सो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इवैल्यूएशन के साथ इसको जोड़ेंगे, मतलब इवैल्यूएशन रिएक्शन, इवैल्यूएशन लर्निंग, इवैल्यूएशन ट्रांसफ़र, इवैल्यूएशन रिजल्ट। दैट वाज गिवन बाय किर्कपैट्रिक। ये आपको याद रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक। कॉम्पिटेंसी में दक्षता हासिल करने की बात की जाती है। सोशल फंक्शन मॉडल, इसमें एक्टिविटी मॉडल किसने दिया है, नाम याद रखिए और किसने दिया है, बस इसमें से वही क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, और बहुत डिटेलिंग में आपको नहीं पढ़ना है। एक्टिविटी मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, हॉर्सबर्ग के द्वारा दिया गया है। हॉर्सबर्ग, इन्होंने एक एक्टिविटी स्कूल भी स्टार्ट किया था, ठीक है, सोशल फंक्शन मॉडल के अंतर्गत आते हैं, बट एक्टिविटी स्कूल किसने स्टार्ट किया था, हॉर्सबर्ग ने स्टार्ट किया था, डेविड हॉर्सबर्ग। ओके, सो यहाँ पे कुछ ये प्रीवियस ईयर के आपके PYQ हैं जो मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, और हम लोग करेंगे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफॉर्म है। मैंने मूक प्लेटफॉर्म आई थिंक आपको पार्ट 3 में कराया हुआ है। उसमें जब मूक हमने कराया था तो IIT बॉम्बे एक्स को किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया, IIT बॉम्बे, जो कि एक OER है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये कौन है, ओपन EDX है। नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफॉर्म है IIT बॉम्बे एक्स, जो डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा बाय यूजिंग द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो ये ओपन EDX है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे भी नेपटेल, मुकिट, IIT BX, ये हमने पढ़ा है। नेपटेल क्या है, आपका कोर्स बिल्डर है, नेशनल प्रोग्राम और टेक्निकल इन्हांस्ड लर्निंग, क्या है ये, कोर्स बिल्डर है। मुकिट क्या है, एग्जाम्पल द्रुपल। IIT BX ने ओपन EDX को दिया। अभी IIT BX यहाँ आया था, बी क्या है, बॉम्बे, मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना हो तो आप इसको अलग से लिख लीजिए, लास्ट टाइम में रिवीजन के आपके काफ़ी काम आएगा। नेपटेल, कोर्स बिल्डर, मुकिट, द्रुपल, IIT BX, ओपन EDX। मूक प्लेटफॉर्म की बात करें तो अगर इंडिया से बात करें तो यहाँ पे आपका यही नेपटेल और स्वयं, ये इंडिया का है। जापान में JMOOC है, गैक्सो, फिस्डम, ओपन लर्निंग। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो देखिए ये इनका काफ़ी सारा है, USA का। एक तो इंडिया का आपने समझा कि स्वयं है और नेपटेल है। USA में कॉर्सेरा हमारा मूक का है, EDX भी है, उडासिटी भी है, कैनवास नेटवर्क और कैडेंस, ये सारे के सारे आपके USA के हैं। इनका नाम ज़रूर याद रखिए, 3 का तो याद होगा, कैडेंस और कैनवास याद रख लीजिए। स्वयं किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो स्वयं जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था कि पेपर में आता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई MHRD, नेपटेल, IIT मद्रास एंड गूगल इंक एंड परसिस्टेंट लिमिटेड सिस्टम लिमिटेड। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा कि जिसमें कि आपको मैच इट करना होगा। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस किसका है, तो इंटरडिपेंडेंस जो है जॉनसन का है, दोनों जॉनसन जो हैं, 2 जॉनसन हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन, कि आपको ऑप्शन में कौन सा दे रहा है, ठीक। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस जो सकारात्मक अंतर्निहित निर्भरता होती है वो जॉनसन ने दिया है, ठीक है। जॉनसन, डेविड हो या रॉजर हो। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, ये स्लेविन का है, स्लेविन। रोल प्लेइंग शेफल, जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, ये ओलिवर और जेम्स शेवर। ये आगे के में भी आप पढ़ेंगे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप वाला पढ़ेंगे, यूनिट 8, वहाँ पर भी ये चीज़ है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जॉन डीवी, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जॉन डीवी, नाम याद रखेंगे आप।
इंडक्टिव थिंकिंग, हिल्डा टाबा इंडक्टिव मॉडल भी इसलिए उसको कहते हैं। निमोनिक्स का यूज़ माइकल प्रेस्ले ने किया तो सबसे पहले। सिनेप्टिक्स बिल गॉर्डन। मोनोलॉगिक टीचिंग जो है ये क्या है? मोनोलॉगिक टीचिंग मतलब जब मतलब आप खुद से ही एक सिर्फ जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ मोनोलॉगिक टीचिंग है, क्योंकि आप लोग का उधर से मैं फीडबैक या रिएक्शन नहीं ले रही हूँ। सो इसके अंदर टीम टीचिंग और डेमोन्स्ट्रेशन आएगा। डायलॉगिक में आएगा ट्यूटोरियल और केस स्टडी। एक्शन बेस्ड में सिमुलेशन और रोल प्लेइंग। सेल्फ स्टडी में साइबरनेटिक्स और काई, जो कंप्यूटर से होगा वो आपका पर्सनलाइज्ड ही होगा, ठीक है। रूब्रिक ओरिएंटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो रूब्रिक ओरिएंटेड लर्निंग प्रोग्राम होगा वो लर्नर टीचर क्या होंगे उसमें? तो जब आप रूब्रिक्स बनाएंगे तो लर्नर उसमें क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा और टीचर देखेगा, टीचर ऑब्जर्व करेगा, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था ये थिंकिंग हैट सिस्टम से, इसको मैं शॉर्ट में भी बना दूंगी, शॉर्ट वीडियोस में बना दूंगी, क्योंकि ये नया क्वेश्चन पूछा था आपका थिंकिंग हैट सिस्टम से, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत सारे PYQ ऐसे भी हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनमें से बेसिक हैं, और इसमें मैंने उन PYQ को लिखा है कॉपी में जो आपको इस पे मिलेगा, कि जो कि हो सकता है कि कंटेंट में छूटा हो, या हर साल वो लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देते हैं जो क्वेश्चंस आउट उस टॉपिक के बिना पढ़े हुए पोर्शन से आते हैं, तो वहाँ से मैंने लिया है ताकि आपका ओवरऑल फुल कंप्लीट कवर हो जाए, ठीक। थिंकिंग हैट सिस्टम, वाइट हैट है, रेड हैट है, ब्लैक हैट है, ग्रीन है, येलो है। अगर वाइट है तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिविटी को शो करेगा कि आप फैक्ट, फिगर, कुछ गैपिंग है, डेटा, ये सारी चीज़ें। रेड हैट लाल इमोशन के साथ, इंस्टिंक्ट के साथ और इंट्यूशंस के साथ एसोसिएट किया जाता है। ब्लैक इज़ वेरी कॉशियस इन नेचर, जजमेंट एंड कॉशन, लॉजिकल, निगेटिव, अक्सर निगेटिव नकारात्मक शक्ति या आप कह सकते हैं कि डेंजर को दिखता है वैसे, ठीक है। ग्रीन हैट हमेशा जैसे ग्रीनरी हम देखते हैं तो इट गिव्स काम टू आवर आइज। सो क्रिएटिविटी प्रपोजल यहाँ से आते हैं। अल्टरनेटिव्स, प्रोवोकेशंस। येलो इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, ठीक। ब्लू कंट्रोल, मैनेजमेंट, इन सब का है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ मेमोरीज के उसमें दिया हुआ है आपके। कॉन्शियसनेस कम्स इनटू योर एक्सप्लिसिट मेमोरी। अनकॉन्शियसनेस है इम्प्लिसिट मेमोरी, मोटर स्किल, प्रोसीजरल और ओन एक्सपीरियंस एपिसोडिक। जो आपको याद है, जो आपकी खुद के एक्सपीरियंस है वो एपिसोडिक में जाएंगे, जो मोटर स्किल्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? प्रोसीजरल। अनकॉन्शियस में इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट हैं, थोड़ा कहीं से वो सप्रेस हैं, ठीक है। कॉन्शियस में हो जाएंगे आपके एक्सप्लिसिट मेमोरी। कॉन्टेजियस स्प्रेडिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू इमिटेशन। कॉपी, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, किसी की नकल करना, उसके थ्रू जो बिहेवियर का स्प्रेडिंग होता है कॉन्टेजियस, उसको रिपल इफ़ेक्ट कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं उसको? रिपल इफ़ेक्ट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? सो रिपल इफ़ेक्ट आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ठीक। तो इसके अलावा और भी PYQ है। तो यहाँ पर आपका जो पार्ट चैप्टर यूनिट 1 है, आप कह सकते हैं यूनिट 1 ऑफ पेपर 1, वो आपका होता है कंप्लीट, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है, ठीक। अब इसके बाद हम यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे और उसके पहले हम कुछ PYQ भी करने वाले हैं। PYQ का जो आपका रहेगा रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड। आई होप कि आपको ये चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग हुई हो। UGC नेट, देखिए UGC नेट का जो पेपर होता है वो आपसे टाइम मांगता है, बट अगर आप टाइम देते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और इस चैप्टर में जो यूनिट 1 हमने पढ़ा है, अगर इसमें कोई भी आपको समस्या, कोई डाउट आ रहा है कि नहीं ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। हम लोग उस पर शॉर्ट वीडियोस करके आपकी क्लैरिटी उससे क्लियर हो, जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो, आपकी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग हो। ये चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं, सो यू विल गेट इनफ कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, ठीक। So I hope you like the video. If you like the video, please like the video, and also if you are new to this channel, please like and subscribe it, and also press the bell icon to get the updated videos. Okay, so आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।